सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी के साथ देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं तो सबसे पहले बात एसआईआर की करते हैं। इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम एसआईआर, जिसने पूरे देश में खलबली मचाई हुई है, खास तौर पर उन राज्यों में जिसमें भाजपा की सरकार नहीं है, उसमें ज्यादा तांडव किया जा रहा है। अभी दिल्ली, कर्नाटक के समेत 22 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा हो चुकी है। कैसे देखते हैं इसको? ये कितना टाइम लेगी? क्या जितना टाइम इसके लिए बताया गया है उतना इनफ है इस सारी चीजों को करने के लिए? बताइए। बिल्कुल, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नए सिरे से वोटरों को वेरीफाई करके उनकी वोटें काटना या फिर उनकी जारी रखना, ये एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग के जो सेक्रेटरी हैं पवन दीवान, उन्होंने आज घोषणा की है कि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो एसआईआर से जुड़ी हुई तैयारी जल्द से जल्द अब शुरू करने वाले हैं। देखिए, इसमें लगभग सारे मुल्क के सारे ही सूबे आ गए हैं। बिहार वगैरह में जहाँ पर पिछले साल ही एसआईआर हो चुका है, बंगाल में अभी होके हटा है और भी कई सूबे में एसआईआर हो चुका है। तो अभी जो बचे हुए सूबे हैं उनका नंबर आने वाला है और सबसे इंटरेस्टिंगली जो सबसे मतलब कहें कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब या फिर कहें कि महाराष्ट्र, ये कई ऐसे सूबे होंगे, कर्नाटक, जिनके ऊपर सभी की निगाह रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में भी इश्यू चलता है, हरियाणा में भी इश्यू चलता है, दिल्ली में भी इश्यू चलता है, पंजाब में भी इश्यू चलता है कि भई जो लोकल्स हैं, उनकी वोट की कोई सेई नहीं बची है क्योंकि बहुत सारे प्रवासियों की वोटर्स बन चुके हैं। और हरियाणा में भी जैसे मैंने विधानसभा चुनाव पिछले से पिछले साल जब कवर किया था, तब आपको बताया भी था कि कैसे हरियाणा में 90 में से 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहाँ पर जो प्रवासी वोटर है वो डोमिनेट करता है, वहाँ के लोकल वोटर्स डोमिनेट नहीं करते। तो यही है कि अब देखेंगे कि जो एकदम से प्रवासी वोटर्स बनाए गए हैं इन सूबों में, क्या उनके नाम काटे जाएँगे या नहीं काटे जाएँगे? तो ये एक देखने वाली बात होगी, तो इसलिए जो अब की बार काफ़ी विवादित भी रहेगा ये एसआईआर, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर शुरू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो आपको पता ही है, ममता बनर्जी लगातार हमलावर रही हैं। बिहार में भी कांग्रेस और लालू यादव के बेटे ने लगातार इसके ऊपर कहें कि आंदोलन किया था। अब देखते हैं कि पूरे मुल्क भर में इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी और किस किस्म से होने जा रहा है। बहरहाल 1 अप्रैल से कहा जा रहा है कि 22 राज्यों में ये एसआईआर शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा जो अलग-अलग अदालतों में बातें हो रही हैं एसआईआर को लेकर। जैसे वेस्ट बंगाल की ही बात कर लें, जैसे उन्होंने बोला कि हमारे नाम को लेकर जो दिक्कत आती है, चैटर्जी, क्या वो नाम बता रही थी, खास तौर पर ममता बनर्जी, के ये एआई सिस्टम के थ्रू ये काम कर रहे हैं और एआई उतना परिपक्वता से काम नहीं कर पा रहा। तो उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व नहीं करना बनता? मतलब लोगों को भरोसे में लिया जाए कि हाँ भाई, ये जो दिक्कतें आ रही थी इसको हमने ठीक कर लिया है, अब अगर हम इसको एसआईआर को करेंगे तो वो ठीक रहेगी, हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमारा इंटेंशन वो नहीं है जो दुनिया के सामने रखा जा रहा है। क्या ऐसी कोई बातचीत है या फिर क्लियर ही है कि लोग कुछ भी सोचें, इंटेंशन हमारी बेशक लोगों को क्लियर पता चल जाए, लेकिन हमें जो करना है हम करके रहेंगे? देखिए, अभी तक अगर बात करें कोर्ट में भी जितना अपनी बात चुनाव आयोग ने रखी है, उसमें आपको एक मोटी-मोटी एक बात ये ज़रूर दिखेगी कि वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत मैसिव नंबर्स हैं और इसमें ऐसी छोटी-मोटी बातों पे ध्यान देंगे तो इसको हम ख़त्म ही नहीं कर पाएँगे। ख़ैर, इस किस्म की जो बातचीत है वो दिखती भी है। कोर्ट ने इसलिए इनको डाँट भी लगाई है कि आप नंबर्स मैसिव होने से मतलब अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते। कई बार ये बोला भी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो कंसिडरेशन रहेगी कि भई कोई जो अब तक त्रुटियाँ आ रही थी एसआईआर में, उनका ये ध्यान रखेंगे। मुझे इस पे डाउट है। ये जो इनका मकसद है उसी लिहाज से करेंगे और
चुनाव आयोग को लेकर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो लगातार एक बात कह ही रही हैं कि चुनाव आयोग इस समय भारत में मौके की हुकूमत जो है बीजेपी पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो ख़ैर अभी शुरू होगा तब पता चलेगा पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि हम क्लोज़ली देख पाएँगे जैसे बिहार में हुआ या बंगाल में हुआ, हम एक हमारी एक दूरी भी है। आप जैसे पंजाब में हैं, मैं हरियाणा में हूँ, तो हमारी एक दूरी भी है दोनों की। जी बिल्कुल। तो ये अपने सूबों में होगा जब आप नज़दीक से देख भी पाएँगे। हालाँकि राजस्थान में जब एसआईआर चला तो मैं जयपुर में मैंने विज़िट ज़रूर किया था। वहाँ पे बड़ी दिक्कतें थीं। उसमें जो मुझे एक दिक्कत समझ में आई थी वो हस्बैंड और पति के नाम का और पापा के नाम का, औरतों को ज़्यादा समस्या आ रही थी। मतलब कइयों के जो आधार कार्ड में पापा का नाम था, लेकिन उनकी वोटें ससुराल में बनी हैं तो उसमें पति का नाम था, तो उसको उस वज़ह से भी कई औरतों की वोटें कटी हुई थी और वो चक्कर काट रही थीं। तो ऐसा भी मतलब केसेज़ बहुत थे, तो औरतों को ज़्यादा समस्या आई थी। ख़ैर अभी देखेंगे कि जब इन सूबों में शुरू होगा तो किस किस्म से ये प्रक्रिया रहेगी। अभी तो मतलब हम दूर से इसको देख रहे थे। जी, देखने वाली बात होगी। ख़ैर आगे बढ़े तो बात एप्स्टीन फाइल्स की करें। पूरी दुनिया में इस फाइल्स ने चर्चा छेड़ी हुई है, हर कोई इसकी बात कर रहा है। यहाँ तक कि रेहड़ी-फड़ी पर चाय पी रहे लोग भी इसकी बात कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल का बना क्या? क्या-क्या निकल कर सामने आया आया है उसमें। और इसी में अभी ब्रिटेन में देखा जाए तो बड़ी कार्रवाई हुई है। किंग चार्ल्स के भाई को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, ब्रिटेन के किंग हैं चार्ल्स, उनके भाई एंड्रयू को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत बर्ताव किया है। उसके शक में उनको गिरफ्तार किया गया है और आज एंड्रयू का जन्मदिन भी था और आज ही उनको सुबह 8 बजे सैंडरिंघम में उनके घर से हिरासत में लिया गया है। आपको ध्यान हो कि जो ये पूरा मामला है, ये 2001 में बताया जा रहा है जब और जो पीड़िता थी उनका नाम भी सार्वजनिक है, वर्जीनिया ग्रिफ़े। उस 2001 में वो 17 साल की थी जब प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। ग्रिफ़े की अप्रैल 2025 में मौत हो गई थी। इसकी वजह आत्महत्या बताई गई थी। तो उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठे थे कि भई कई उन लोगों ने थियरी दी थी कि वो आत्महत्या नहीं है। तो जो सर्वाइवर थी, उसकी डेथ हो चुकी है। ये एंड्रयू हैं ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय यानी कि व्यापार दूत थे, जिस समय ये एप्स्टीन से जुड़े और वो लगातार ये उस चक्कर में रहे, एप्स्टीन के चक्कर में पड़े रहे। 10 साल बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जब जेफ़री एप्स्टीन से उनके संबंध और जो फ़ोटोज़ वग़ैरह वो वायरल हुए थे। उनसे जो रॉयल हाउस था वो भी छीना गया। उनकी तो बहुत घटिया किस्म की जो तस्वीरें हैं प्रिंस एंड्रयू की, वो वायरल हुई थी। अभी अगर बात करें तो जो प्रिंस एंड्रयू हैं क्वीन एलिज़ाबेथ के दूसरे बेटे हैं। एंड्रयू का नाम लंबे समय तक अमेरिकी जो अपराधी रहे हैं, यौन शोषण अपराधी रहे हैं, जेफ़री एप्स्टीन, उससे लंबे समय तक जुड़ा रहा और उसका जो खामियाज़ा शाही परिवार को भुगतना भी पड़ा। इवन शाही परिवार ने तो इतना तक किया कि जो उनको शाही उपाधियाँ दे रखी थी, जैसे उनको प्रिंस एंड्रयू बोला जाता था। और जी। उनका पूरा एंड्रयू माउंटबेटन, विंडसर ऐसे नाम लिया जाता था, वो सब छीन लिया। तो मतलब आपका नाम इतने लंबे समय तक जुड़ा रहा हो यौन अपराधी से, तो परिवार भी थोड़ा शर्म मानता ही है। वो क्योंकि मतलब इसको ये भी देखिए कि ये हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति, मतलब खाली अपन तो जेफरी एप्स्टीन, यौन अपराधी ऐसे कह के मतलब उस शब्दों की गरिमा भी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जब बातचीत होती है लोगों में तो इसको हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति नेटवर्क बोला जाता है। मैं आपको थोड़ा इसको क्लियरली बताऊँ। तो उससे नाम जुड़ना शाही परिवार का, इस वज़ह से शाही परिवार ने सारे टाइटल वग़ैरह भी उनसे ले लिए थे। ख़ैर अभी दुनिया के लोकतंत्रों में मतलब ये हंगामा मचा हुआ है। सिर्फ़ भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे कोई इस्तीफ़े वग़ैरह या किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर में ये हंगामा तो मचा हुआ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगली बात करें विजय माल्या की। विजय माल्या कोर्ट से कह रहे हैं कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, भारत कब आऊँगा पता नहीं है। ये किस मामले में बोल रहे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक इतने बड़े बिजनेस टाइकून के पास, जिनके एक टाइम के ऊपर अपन कहें कि प्राइवेट जेट्स रहे हों, वो आज कह रहा है, कोर्ट को कह रहा है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं, इसलिए भारत कब आएगा ये पता नहीं। खैर वो आपको पता है यूनाइटेड किंगडम यूके में रहते हैं
और उनके ऊपर यूके छोड़ने के ऊपर भी कानूनी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था और वो आपको पता होगा कि उनको भगोड़ा बिज़नेसमैन करार दे रखा है, भगोड़ा उनको घोषित कर रखा है। तो जो कोर्ट चाह रहा था कि भई उनकी वापसी करवाई जाए, तभी तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, उनका मामला होगा। तो उनके जो वकील हैं अमित देसाई, उन्होंने कहा कि उनका पासपोर्ट रद्द किया गया है और अभी कोई उनकी निश्चित समय सीमा नहीं बता सकते कि वो कब वापस भारत आएँगे। ख़ैर, भगोड़ा आर्थिक अपराधी, पूर्व शराब कारोबारी, क्या उनको हम बोलें? मतलब भगोड़ा आर्थिक अपराधी ठीक है, पूर्व शराब कारोबारी तो ऐसा लगता है कि कोई शराब कारोबारी था, उसने धंधा छोड़ दिया। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे लेके वो फरार हुए हैं, बैंकों के भी। और ख़ैर 2016 से ही वो यूके में हैं और मोदी सरकार की आलोचना भी इसी वजह से हुई थी कि उन्होंने बहुत सारे जो आर्थिक अपराधी थे भारत के, उनको विदेशों में सक्सेसफुली भाग जाने दिया, उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं की। तो उनमें से एक ये विजय माल्या साहब भी थे। जी। तो इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात इजराइल के खिलाफ 85 देशों का प्रस्ताव है, भारत ने दूरी बनाई है इससे। कौन सी चीज को लेकर इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा रहा है? ये अब भारत के 75 साल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि भारत ने इज़राइल को लेकर और गज़ा को लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया है। ये यूनाइटेड नेशंस के 85 उन देशों की बात है जिन्होंने इस बात के ऊपर इसको लेकर बात कही है कि जो इज़राइल बेसिकली वेस्ट बैंक में अपना विस्तार कर रहा है, वो निंदापूर्ण है। यानी कि एक निंदा प्रस्ताव भेजा गया था कि वेस्ट बैंक में जो जो कुछ भी इज़राइल कर रहा है, वो बहुत गलत है। पहले भारत ऐसे मामलों में शामिल रहता था। फ़लस्तीन और इज़राइल के मामले में भारत की पहले पोज़ीशन भी साफ़ थी। फ़लस्तीन के हक़ में भारत खड़ा रहता था और फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशनैलिटी मानता भी था। लेकिन अब की बार भारत ने दूरी बना ली है और भारत ने इस मामले में कोई भी अपन कहें कि स्टैंड नहीं लिया है। संयुक्त राष्ट्र में जो फ़लस्तीनी मिशन है, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये पूरा जो हस्ताक्षर जो किए गए हैं, वो शेयर किया। उसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे कई बड़े देश शामिल हैं। मतलब आप सोचिए कि यूरोपियन मुल्क तो तमाम ही शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, चाइना शामिल, जापान शामिल है। भारत का होना बनता था। भारत मतलब क्लेम भी तो करता कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, तो होना तो चाहिए था, लेकिन भारत नहीं है। उसका एक कारण यही माना जा रहा है कि 2026 में भी अमेरिका के साथ जो भारत के संबंध सुधरे हैं और इज़राइल में जो एक एप्सिन फाइल में भी जो एक ज़िक्र था कि किसी के लिए नाचे थे नरेंद्र मोदी, तो शायद वो भी एक वजह हो सकती है कि इज़राइल के में अपना इज़राइल और अमेरिका से डर कर नरेंद्र मोदी या फिर भारत ने जो ये वेस्ट बैंक में हो रहा है, उसकी निंदा प्रस्ताव जो था, उसके ऊपर साइन नहीं किया है। जी, जी, बिल्कुल। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े काम की बात कही है कि फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक वैसे बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो बात होती है कि स्टेट का काम होता है वेलफेयर काम करना, कुछ जगह पर इसकी ज़रूरत होती है, वो शायद वो एक थोड़े टाइम के लिए अगर उसको छोड़ भी लें, तो कैसे देखें इस सारी बात को जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है? और सरकारें वैसे इस पर ध्यान कब देती हैं जो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि रोजगार दो ऐसी फ्रीबीज की जगह? देखिए, पहली बात तो जब नेशन स्टेट के किसी बड़े ओहदेदार से इस किस्म की स्टेटमेंट आती है, तो मुझे वो अपने आप में ही हास्यास्पद लगती है, वो उसके ऊपर हँसी आती है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के किसी भी इकोनॉमिस्ट को उठा लीजिए, वो एक बात ज़रूर बोलता है कि जो ये गरीबी है, ये कोई अपने आप नहीं बनी है। जो गरीबों की श्रृंखला जो गरीबी जो पैदा की गई है, वो कहीं न कहीं बाय डिज़ाइन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो ये बड़ा चक्कर होता है कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट बता के और ये बताया जाता है कि हम तो गरीबों के ऊपर एहसान कर रहे हैं जी, देखो जी खाना खिला रहे हैं टाइप। ये बड़ा बहुत बकवास आर्गुमेंट है जब बाय डिज़ाइन है, यानी कि स्टेट ने अपने आप गरीब और अमीरों के बीच खाई पैदा की है। अभी भारत की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो क्या है? के शेप है।
के शेप का मतलब ये क्या है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। वो किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि जो सरकार के फैसले हैं, उनके कारण अमीरों को बूस्ट मिल रहा है, गरीबों के ऊपर मार पड़ रही है। मैं बात करूँ 2011 के बाद भारत में आज 15 ये तक 2011 और हम 2026 में बात करें तो 15 साल तक हो चुके हैं। कोई भी सैलरी हाइक जो खासकर सर्विस क्लास और जो वर्किंग क्लास है उसकी नहीं हुई है। 2011-12 में भी आप याद करिए कि जो सिक्योरिटी गार्ड थी वो 10-12 हज़ार, 13 हज़ार, 14 हज़ार रुपए कमा रहा था, आज भी उतने ही कमा रहा है। ड्राइवर की तनख्वाह उस समय भी 12-13 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार थी, आज भी उतनी है। तो 15 साल से आपकी वर्किंग क्लास की आपने कोई सैलरी हाइक नहीं की है। सर्विस क्लास वो कितने ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हमको पता ही है और कितने कम पैसे में प्रोवाइड करते हैं वो भी हमको पता ही है, इसलिए केस शेप रिकवरी भी है। बहरहाल अमीरों की जो आमदनियाँ हैं वो लगातार बढ़ भी रही हैं, उसमें आपको पता ही है कि जो भारत का एलीट है या भारत का अमीर है वो दलाल किस्म का है, वो सरकार के साथ लग के छोटे-मोटे करप्शन करके पैसे कमाता रहता है, उसका आगे आपको नज़ारा भी दिखेगा। ख़ैर इस सारे जो पॉवर्टी बाय डिज़ाइन यानी कि जो स्टेट ने खुद जिस चीज़ को डिज़ाइन किया हो, उसको लेकर फिर स्टेट के ऊपर जब तोहमतें कसी जाती हैं और उसको ये याद दिलवाया जाता है कि आपका जो नेचर है तो वो वेलफेयर स्टेट वाला है, तो आप कम से कम वेलफेयर तो करिए। तब उसको थोड़ा ध्यान आता है कि वो फिर बोलता है हाँ, हाँ, मैं 5 किलो राशन देता हूँ और आपको थोड़ी हैरानी होगी कि भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। तकरीबन एक 140 करोड़ भारत की आबादी है, यानी कि सिर्फ 60 करोड़ लोग हैं अपने से खा पा रहे हैं, 80 करोड़ को आप फ्री राशन दे रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी जी। बात ये कि क्योंकि सैलरी हाइक नहीं हुई है 2011 के बाद, तो सूबों ने एक आसान तरीका निकाला कि भाई जो इनके खर्चे हैं, उनको थोड़ा-सा कम किया जा सकता है कि आप बिजली के बिल ना लो गरीबों से या फिर हालाँकि बहुत सारे सूबों में तो लिए जाते हैं, वो हमको पता ही है, कुछ ही सूबों में माफ़ हैं, बिजली के बिल या पानी के बिल, इस किस्म की चीज़ें। शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हाल है आपको मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, लगातार जो सरकारी सेक्टर है वो डूब रहा है, अब तो गलगोटिया काल चल रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हेल्थ इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो ख़ैर विश्व गुरु बन रहा है भारत। हाँ, तो इस ये बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है? उनकी एक जस्टिस सूर्यकांत कोई भी कमेंट कर सकते हैं, उनकी जो कमेंट हमको पता ही है, उनकी जो पॉलिटिक्स है लगातार मोदी के फ़ेवर में ही गुज़रती है और सरकार ने ये फ्रीबीज़ वाला मामला चला रखा है। मैं बड़ा हैरान था कि एक बड़े चैनल के एक बड़े पत्रकार लगातार फ्रीबीज़ को गालियाँ दे रहे थे, तो मेरी उनसे दोस्ती है, दिल्ली में वो एक सांसद की डिनर पार्टी में मुझे वो टकर गए, तो मैंने जब टकराए तो मैंने उनको कहा कि भाई क्या आपको पता है कि आपके जो चैनल का रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है? बोला मोस्टली तो सरकार से आता है। मैंने कहा कि आप सिर्फ़ चैनल पर बैठकर गाल बजाते हो, आप कोई कस्सी नहीं चलाते, फावड़ा नहीं चलाते, आप कोई मेहनत का काम नहीं करते हो। पूरे दिन गाल बजाते हो, सरकार के गुणगान करते हो, लोगों को गालियाँ देते हो। उसके एवज़ में तुम्हें 6 लाख प्रति महीना की तनख्वाह मिल रही है। जी। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इंसेंटिव कहाँ से मिल रहा है? ये आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो ये क्या ये फ्रीबीज़ नहीं है? तो वो एकदम से चुप हो गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, उनके उनको जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, उनको जो यहाँ तक कि उनकी जो ट्रेन की टिकटें होंगी वो भी फ्री मिलेंगी। आप देखेंगे उनका खाना-पीना, ड्राइवर उनको इवन उनके बगीचों को मेंटेन करने के लिए माली मिला हुआ होगा। वो सारा इंसेंटिव कहाँ से मिल रहा है भाई? वो टैक्स पेयर्स के पैसे और टैक्स पेयर ये नहीं होता कि सिर्फ़ टैक्स अमीर लोग ही पे करते हैं, बल्कि अमीर लोग पे नहीं करते। भारत में आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट इंसेंटिव ज़्यादा है, आम लोग ज़्यादा पे करते हैं और प ब यहाँ पर तो आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं, उसके ऊपर भी तो जीएसटी दे ही रहे हैं। यानी कि एक आम आदमी भी टैक्स पे कर रहा है, बिल्कुल चाहे गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पे कर रहा है भारत में। तो उनसे जो इंसेंटिव है वो ऐसे लोगों को मिल रहा है और फिर वो किन इंसेंटिव्स पे सवाल उठाते हैं, वो बोलते हैं कि देखो ये गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। ये बहुत बड़ा अजीब है। बाय डिज़ाइन आप पॉवर्टी क्रिएट करते हैं, उसके बाद गरीबों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। आपको ध्यान हो पिछले 1 साल के अंदर भारत में लगातार फर्टिलाइज़र सब्सिडी एंड फूड सब्सिडी इन 2 सब्सिडीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। फूड सब्सिडी नो डाउट मज़दूरों को उससे फ़ायदा होता है क्योंकि उनको सस्ता राशन मिलता है, अनाज मिलता है, 5 फ्री जो अनाज बाँटा जाता है कि भई भूख से मौतें ना हों भारत में।
आप हंगर से डेथ ना हो, इस वजह से ये राशन बांटा जाता, आपको बता दूं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे अपमानित भी होना पड़ता है ना। अगर भारत में अभी भी भूखमरी से डेथ हो रही होंगी तो वो इंटरनेशनल खबरें बनती हैं, उनके ऊपर इंटरनेशनल कवरेज होती है, तो भारत को थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए वो बोलता है कि नहीं नहीं, भूख से नहीं मरने देंगे, 5 किलो अनाज दे दो टाइप। जी और दूसरी बिल्कुल। सब्सिडी फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो कि किसानों को दी जाती है। अब वो इसलिए दी जाती है कि ताकि जो खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो ज़्यादा महँगी ना हो जाएँ। अगर आप फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी नहीं देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान भी फिर अपनी उपज को होल्ड करेगा और वो महँगा बेचना चाहेगा, क्योंकि उसकी लागत लगी है। तो आप डायरेक्टली किसान को सब्सिडी नहीं दे रहे, बल्कि डायरेक्टली आप कंज़्यूमर को सब्सिडी दे रहे होते हो कि उसको सस्ता आटा मिले, सस्ता उसको चावल मिले। मेरी बात आप मतलब मैं समझाने में कामयाब रहूँगा। तो ये मुझे जी। लगता है, और ये लगातार ये एलीट लोगों की, मैं ये बेसिकली ये जो अशोक गुलाटी हैं, प्रोफ़ेसर अशोक गुलाटी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्टों के हक में, और जो जिसने 3 कानूनों के लिए हक में पूरी डिबेट शुरू की थी, वहाँ से ये मामला शुरू हुआ, और उसको पूरा जो एलीट क्लास है भारत का, उसने वो रटने में लगा हुआ है। जबकि सबसे ज़्यादा इंसेंटिव स्टेट से एलीट क्लास ही भारत की पाती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ें, एक और फ्रॉडी की बात करते हैं। वैसे आज ऐसी खबरें ही ज़्यादा थी। अनिल अंबानी बोल रहे हैं कि बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाऊँगा। वैसे इनसे पूछता कौन है? वैसे पंजाबी में बोलते हैं कि तकड़े दा सत्ती बीही 100, इन्हां दा ओही काम हुंदा है। ते और क्या बोल रहे हैं ये अदालत के सामने? हल्फनामा दिया है इन्होंने? देखिए, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे जो भारत का जो एलीट है, अमीर है, वो दलाल किस्म का है। वो सरकारी पैसे पे, सरकारी अनुदान के ऊपर वो अमीर हुआ हुआ आदमी है। अनिल अंबानी का केस लीजिए, 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस है उनके ऊपर, और उसी की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हल्फनामा दाखिल किया है कि वो बेसिकली देश छोड़कर, बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएँगे। जो धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, उसकी उससे जुड़ी हुई जो कंपनियाँ हैं, उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए भारत के बैंकों से ले रखे हैं। सरकारी बैंक है, उनमें आपके या मेरे जैसे लोगों की सेविंग्स जमा हैं, और वो उठा के बैंकों ने अनिल अंबानी को दे दिए, और वो अनिल अंबानी उन 40,000 करोड़ को गट के बैठा है। तो वो धोखाधड़ी का ही पूरा मामला है। आपको पता ही है कि पहले भी जो ऐसे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स के तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए घोषित किए गए थे। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि उनकी रिकवरी ही नहीं हो सकती। 12 लाख करोड़ रुपए पहले भारतीय जो बैंक्स हैं, और या फिर एलआईसी वगैरह, उनसे ये करोड़पति जो अरबपति हैं, ये लेके चले गए भारत के अमीर लोग। बाद में उन्होंने चुकाया नहीं, और फिर सरकार ने उसको एनपीए घोषित कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। ये तो इनकी तो रिकवरी ही नहीं हो सकती। खैर, इनके 40,000 करोड़ को भी एक टाइम पे एनपीए घोषित कर ही दिया जाएगा। कुछ टाइम ये थोड़ा ड्रामा सा चलता है कि कोर्ट ने थोड़ी तंज कस दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, होता कुछ नहीं अल्टीमेटली। तो ऐसा ही है, इनके जो साइज़ हैं बिलियनियर्स के, ज़ीरो के, वो बढ़ते रहते हैं, और इधर नेशन स्टेट के पैसे के साथ ये फ्रॉड करते रहते हैं। तो ये फ्रॉड यही है, आपने सही कहा कि एक और जो खबर थी, एक और फ्रॉड ये की थी। जी, उधर बात शंकराचार्य विवाद की कर लेते हैं। क्या ये अभी इसमें कोई नया मोड़ आने वाला है? क्योंकि एक तरफ तो सीएम है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम है। सीएम का चेहरा किसी और तरफ है, लेकिन डिप्टी सीएम जो कर रहे हैं वो हैरान कर रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में लगातार ये खींचतान चल रही है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो लगातार शंकराचार्य को गालियाँ दे रहे हैं। आपको पता ही है, यहाँ तक कि विधानसभा में भी उनको उनके खिलाफ अनाप-शनाप बोला है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो लगातार पूजा करने में लगे हुए हैं। आज छोटे-छोटे बच्चों को, जिनको बटुक कहा जाता है, जिनके छुट्टियाँ होती है, उन बटुकों को आज ब्रजेश पाठक ने अपने घर पे बुलाया, उनकी पूजा अर्चना की, उनके ऊपर फूल बरसाए। तो वो ये दिखा रहा था, वो ये मैसेज देना चाह रहे थे, और उन्होंने बयान भी दिया कि किसी की भी चुटिया खींचना बहुत गलत बात है। आपको पता ही होगा कि जो शंकराचार्य के शिष्य थे, उनके गंगा के घाट के ऊपर योगी की पुलिस ने चुटिया खींची थी, और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। तो उसी के ऊपर ये डिप्टी सीएम का बयान है। हालाँकि अभी जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो डिप्टी सीएम हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो तो बस अब दिखावा कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, कि अपनी बिरादरी में कम से कम ना कटने से बच सके। जी बिल्कुल।
आगे बात हरियाणा की करें। हरियाणा में किसान और पुलिस आज एक दूसरे के सामने थी, झड़प हुई है। क्या रहा कारण इसका? देखिए, हरियाणा का शहर है अम्बाला। अम्बाला में एक रिंग रोड बन रहा है और वो बेसिकली अम्बाला शामली हाईवे से कनेक्ट करेगा। जिन किसानों की ज़मीनों के ऊपर ये हाईवे बन रहा है, वो लगातार आंदोलित हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि भई हमारा एनएचआई से विवाद नहीं सुलझा, हमारी बातचीत चल रही है, हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं निकल सका है, तो इसलिए हम हाईवे पे बैठे हैं। लेकिन पुलिस कहाँ सुनने वाली है। आज 5 गाँव के किसान वहाँ पर पहुँचे, कामरूप एनएचआई के निर्माणाधीन हाईवे के ऊपर बैठने के लिए जब पहुँचे, तो उनके टेंट वगैरह पुलिस ने तोड़ दिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ और काफ़ी गहमो-गहमी हुई। आपको थोड़ी हैरानी होगी कि जो किसानों की चारपाइयाँ थी, वो तक पुलिस वाले उठा ले गए। तो ये मॉडल मतलब वैसे पंजाब का मॉडल है। पंजाब पुलिस ने जैसे 2025 में पिछले साल मार्च महीने में किसानों की टीन, टपरियाँ, ट्रॉलियाँ चोरी की थी और जो बिस्तर थे वो चोरी किए थे। सेम हरियाणा पुलिस भी अम्बाला में ऐसी चोरियाँ करती दिखाई दी, चारपाइयाँ उठाती हुई दिखाई दी। ख़ैर किसानों ने नारेबाज़ी की और किसान अड़े हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि जब तक हमारी माँगें नहीं मानी जाएँगी, हम काम नहीं चलने देंगे। लेकिन लगातार किसानों के साथ हरियाणा में धक्का हो रहा है। जी, बिल्कुल। अभी इससे अगली खबर पर अगर जाएँ तो हिमाचल में अभी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से जाना महँगा पड़ेगा। क्यों महँगा पड़ेगा? क्या चेंजेज़ हुई हैं? देखिए, अब हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, अगर वो आपको देखनी है, वहाँ पर आपको छुट्टियाँ व्यतीत करनी है, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। पहले हिमाचल सरकार सिर्फ़ ₹30 एंट्री फ़ीस लेती थी। वो भी इसलिए लेती थी कि भई पहाड़ों को उनको डेवलपमेंट करनी है हिमालयाज़ में इसलिए। अब उसको बढ़ाकर ₹230 कर दिया गया है, यानी कि ₹30 से सीधे 230 यानी कि ₹200 की बढ़ोतरी कर दी गई है और जो ये नई दरें हैं 1 अप्रैल से लागू हो जाएँगी। ये दरअसल इसलिए की गई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो फाइनेंशियल हालत है स्टेट की, वो बहुत खराब चल रही है और जो केंद्र सरकार है, वो भी लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ वितकरा कर रही है, उसके साथ भेदभाव कर रही है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। पिछले लगातार 4 जो सीज़न देखे, मानसून सीज़न देखे, उनमें हिमालयाज़ में लगातार बाढ़ आई हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब की बार राहत के नाम पर सिर्फ़ 1500 करोड़ रुपए दिए। अब वो भी पहुँचे नहीं हैं पूरे तरीके से, उसके लिए भी जो वहाँ के सीएम हैं, वो लगातार आवाज़ उठाते रहे। तो जो और आपको थोड़ा और हैरानी होगी कि सूबे के पास अपने कर्मचारियों के तनख्वाह देने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। तो ये सब कुछ जी, बातें हैं जिनकी वजह से अपन कहें कि ये पूरा विवाद छिड़ा है और इसमें हिमाचल ने अपना जो वो रेवेन्यू डेफ़िसिट चल रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं ये फ़ैसला लिया है। इससे नो डाउट जो मार है वो तो आम लोगों के ऊपर ही पड़ेगी। ये ऐसे घटनाक्रम आपको आगे भी देखने को मिलेंगे कि सूबों को कुछ अपने तौर पर इंडिपेंडेंट फ़ैसले लेने पड़ेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब की बार जीएसटी काउंसिल में भी दिखा कि अब जो केंद्रीय हुकूमत है, जो इंसेंटिव 5 साल के लिए जीएसटी के बाद 5 साल के लिए सूबों को जो इंसेंटिव देने की बात कही गई थी, वो 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब आगे इंसेंटिव देने के मतलब दिख नहीं रहा है कि अब केंद्र आगे ऐसे इंसेंटिव जारी रखेगा। तो बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जो कि जिनकी फाइनेंशियल आर्थिक हालात ठीक नहीं है, तो उनको बड़ी दिक्कतें आएँगी, इसलिए वो इस किस्म के फैसले लेंगे। कई सूबों में आपको दिखेगा कि पेट्रोल, डीज़ल महँगे हो रहे हैं, कहीं में कुछ हो रहा है, कहीं में कुछ हो रहा है, तो सब सूबे अब अपना रेवेन्यू बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।